हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम लोग यहाँ इस क्लास में देखेंगे आज टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आज जो यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर हमारा होने वाला है 2022 का। ठीक है, जो पहले टर्म 1 और टर्म 2 करके एग्जामिनेशन लिया जाता था, हम लोग टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे जो आपका PYQ का सीरीज है। तो ये आज से हम लोग PYQ का सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10th के सारे प्रीवियस पेपर हम लोग एक एक करके एक एक लेक्चर के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पेपर कवर करने वाले हैं वो हमारा है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के लिए जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है HNA। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास 2022 में पेपर कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, है ना। और उसके साथ इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कवर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है, 40 MCQ क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। और इसमें सारे क्वेश्चंस के लिए एक एक नंबर हम लोग को निर्धारित किया गया है, यानी कि टोटल हमारा 40 मार्क्स के लिए उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था MCQ। यानी कोरोना के बाद ये पहला पेपर था 2022 में जो 40 MCQ हुआ करता था और 40 हमारा सब्जेक्टिव हुआ करता था, जबकि 20 नंबर हमारे स्कूल का प्रैक्टिकल में आता था। ठीक है, तो आज हम लोग MCQ पेपर देखेंगे प्रीवियस पेपर के सीरीज में। तो आइए हमारे स्क्रीन पे देखेंगे, हमारे पास हिंदी का पहला जो सवाल आएगा वो हमारे पैसेज से संबंधित है। तो इसमें हमारे पास जो पैसेज दिया गया है उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये 5 प्रश्न हमें इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही समझ में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश देखते हैं, उसके बाद इसका हम लोग सवाल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गद्यांश देखेंगे तो गद्यांश में क्या लिखा हुआ है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल लीडर होती है, बिल्कुल बेखौफ होती है, बिना किसी डर भय का। और साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि वह चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग क्या कहेंगे या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये साहसी व्यक्ति का पहचान है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनमत, जनमत यानी कि पूरे लोग की सहमति, उनकी उपेक्षा करके जीवन जीने वाला व्यक्ति, आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी दिन से या उसी आदमी से मिलता है। यानी जो मानव है, मानव जीवन को सही जो प्रकाश है उसी जीवन से मिलता है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीवन का पहचान है। ठीक है, जो आसपास का जीवन को देखकर चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साधारण जीवन का काम होता है। क्रांति करने वाले लोग अपनी उद्देश्य की तुलना किसी से नहीं करते, न तो पड़ोसी से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मध्यम का मतलब क्या होता है? धीमा। ठीक है, मध्यम का मतलब होता है धीमा, यानी कि स्लो। वो स्लो नहीं बनने देते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे पैसेज पढ़ा हुआ है। अब इस पैसेज के आधार पे हम लोग सवाल के जवाब यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो बोलेंगे जिंदगी होती है। जो साहस की जिंदगी है वही सबसे बड़ी जिंदगी होती है। उसके बाद जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, दुनिया की असली क्या होता है? तो दुनिया की असली ताकत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किस मनुष्य की पहली पहचान है ना, किस मनुष्य की पहली पहचान है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी नंबर। ठीक है, साहसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहसी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि जनमत कौन सा समास है? ठीक है, तो बोलेंगे द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने वाला यह कैसा जीव का काम है? तो बोलेंगे साधारण जीव का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर एक पद्यांश दिया गया। ठीक है, एक हमारे पास पद्यांश दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए। अब बल्कि एक कविता का हिस्सा है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? कविता का। तो हम लोग इसको काव्यांश कह सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे स्टैंजा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंजा। तो हमारे पास एक कविता का हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। आप एक एक करके एक लाइन ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। मैं पूरा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ सवालों के जवाब हम लोग को देने होंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ पैसेज दिया हुआ है, ये हमारे पास कविता का अंश है, ठीक है। अब इस कविता के अंश पढ़ने के बाद हम लोग कुछ सवालों का यहाँ पर जवाब देंगे। जैसे 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि हंस लो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर क्या है, क्रंदन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया हमसे कि दूर तलक किसकी गाथा है, ठीक है। दूर तलक किसकी गाथा है, तो बोलेंगे धरती की गाथा है। नील गगन, नील गगन शब्द क्या होगा, नील गगन शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे नीलांबर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि खिलता फूल क्या होता है, खिलता फूल क्या होता है, तो बोलेंगे मलान। खिलता फूल क्या होता है, बोलेंगे मलान। नेक्स्ट है जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो शशि छुप जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शशि छुप जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 10 सवाल कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि आपका कितने सवाल यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। क्या 10 में 10 सवाल आपके लिए इजी था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये आसान लगा होगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास सेक्शन है, इस सेक्शन में हम लोग खंड ख यानी कि व्याकरण का बात करेंगे, ठीक है, हिंदी व्याकरण का बात करेंगे। इसमें 11 नंबर सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक। इसमें देखिए वह पुस्तक पढ़ रहा है यानी इसमें कर्म है। वह माँ भोजन बना रही है यानी इसमें भी कर्म है। पिताजी रेडियो सुन रहे, इसमें भी कर्म है। नेक्स्ट हमारा है बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है हमें नहीं पता, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हमें नहीं पता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चा खेल रहा है, यह अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है सकर्मक क्रिया बताइए। तो सकर्मक का मतलब क्या होता है, वैसी क्रिया जिसमें क्या होती है, कर्म होती है। जिसमें कर्म होती है यानी जिसमें वर्ब होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है। तो देख लेते हैं, मैं खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं मुझे नहीं पता यानी अकर्मक हो गया। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उसे नहीं पता यानी अकर्मक हो गया। वह रोटी खा रहा है, इसको पता है रोटी खा रहा है यानी यहाँ कर्म है, यह हो गया सकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, उसे नहीं पता, ठीक है, उड़ रही है, इसमें कर्म है ही नहीं। तो जिसको मैंने टिक कर दिया वो सकर्मक है और बाकी जो हमने क्रॉस किया हुआ है वो क्या है, अकर्मक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, ठीक है, गुरु का एक अर्थ क्या होता है, शिक्षक। तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो दूसरा अर्थ अध्यापक होता है। और अगर दोस्तों इसको सही मायने में अगर बोला जाए तो कई जगहों पर गुरु के लिए आचार्य भी बोला जाता है, कई जगहों पे आचार्य भी बोला जाता है, कई जगहों पे भारी भी इसका अर्थ होता है, गुरु का ही अर्थ भारी भी होता है। लेकिन यहाँ जो मोस्ट सुटेबल मतलब रिलेट करने वाला लग रहा है उसमें लग रहा है अध्यापक, ठीक है। 14 निम्न में से कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है ना। श्वेत, श्वेत यानी कि हम लोग व्हाइट की बात कर रहे हैं, श्वेत लोग यानी गोरे लोग, व्हाइट पीपुल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बोला है कि श्वेत का अनिकार्थी नहीं है। श्वेत का मतलब सफेद भी होता है, उजला भी होता है, सफेदी भी होता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कौन उसका अनिकार्थी नहीं होता यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्याम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि आजीवन कौन सा समास है, तो सीधा बोलेंगे अव्ययी भाव समास है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बोलेंगे वाक्य के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। किसका भेद, वाक्य का भेद यानी सेंटेंस का कितना होता है, तो बोलेंगे 3। अब अगर हमसे बोल देगा कि 3 कौन कौन होते हैं, तो बोलेंगे सरल वाक्य, फिर आपको यहाँ पे बोलना होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर बोलना होगा मिश्र वाक्य, यानी 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो करेक्ट आंसर हो गया 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा है
मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, डॉक्टर बनूं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस जुड़ा हुआ है कि मेरी इच्छा है, यानी ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी अखबार पढ़े, अगर ऐसा रहता तो सेंटेंस हो जाता कर्तृवाच्य, लेकिन बोला है कि पिताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, द्वारा लगा हुआ है यहाँ पर, समझ जाइए कर्मवाच्य है ये, यानी हम लोग यहाँ पर एक्टिव पैसिव का बात कर रहे हैं, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव। तो हमारा पैसिव है, कर्मवाच्य है इसमें, यानी इसमें कर्म है हमारा, ठीक है, यानी पिताजी के द्वारा कर्म, सॉरी पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे पूछा गया है कि विद्यालय के, है ना, विद्यालय के किसके निकट है, दूर है, तो विद्यालय घर के निकट है, ठीक है, विद्यालय घर के निकट है। सही अवयव ढूंढना है, सही यहाँ पर वाक्य आपको नहीं ढूंढना है, अगर सही वाक्य अगर ढूंढना रहेगा तो आप यहाँ पे दूर भी लगा सकते हैं कि विद्यालय घर के दूर है। अगर किसी का घर विद्यालय से दूर है तो क्या बोलेगा, विद्यालय घर से दूर है, लेकिन यहाँ पर वाक्य नहीं चुनना है, हमें क्या चुनना है, सही अव्यय पद चुनना है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, निकट, यानी विद्यालय घर के निकट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य का हमसे प्रकार पूछा हुआ है, तो एक हमारा होता है कर्तृवाच्य, एक हमारा होता है कर्मवाच्य, ठीक है, एक होता है हमारा भाववाच्य। ऐसे हम लोग करेंगे मोटे मोटे तौर पे, तो हमें इसका हम लोग को आंसर यहाँ पर बताना है, ठीक है, इसका हमें प्रकार हमें बताना है कि जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कर्तृवाच्य, एक हमारे पास बोलेंगे कर्मवाच्य, एक हम लोग यहाँ बोलेंगे भाववाच्य, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अब देखेंगे कि आपका 20 नंबर हमारा 20 कवर हो चुका है, 10 नंबर पैसेज से, है ना, 10 नंबर पैसेज से और 10 नंबर हमारा ग्रामर, 20 नंबर का एमसीक्यू हमने देखा। अब हम लोग अगला जो 20 नंबर यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारा पाठ्य पुस्तक से आने वाला है, ठीक है, वो हमारा किससे आने वाला है, तो बोलेंगे पाठ्य पुस्तक से आने वाला है। तो चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको याद दिला दूं कि पाठ्य पुस्तक में हमारे पास 2 बुक है, ठीक है, कितना बुक है, 2 बुक है, एक बुक का नाम है क्षितिज और दूसरे बुक का नाम है कृतिका। अब दोनों बुक जिसने अच्छा से पढ़ा हुआ होगा उसका क्वेश्चंस बिल्कुल ही सही होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे अब 21 से लेकर 24 तक 4 प्रश्न के लिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, फसल क्या है, यह हमारा एक कविता है, ठीक है, फसल क्या है, एक कविता है यहाँ पर। अब इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो बोलेंगे वैद्यनाथ मिश्र, पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन उनको नागा अर्जुन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं, जो बिहार के बहुत ही बड़े फेमस कवि, ठीक है, बिहार के बहुत बड़े फेमस एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भी गए, अलग अलग देशों में उन्होंने भ्रमण किया, कई सारी यात्राएं की, कई सारी उन्होंने किताबें लिखा, कई सारी कहानियां बनाए और कई सारी उन्होंने कविताएं भी रचना की है, ठीक है। तो पूछा है फसल से संबंधित, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, फसल नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया हमसे कि बताइए कि उपर्युक्त जो हमारे पास पद्यांश है, ठीक है, उपर्युक्त जो हमारे पास पद्यांश है उसके कवि कौन है, बोलेंगे वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है, तो बोलेंगे नदियों के पानी का जादू है, ठीक है। ये हम लोग अपने से नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने पैसेज पढ़ा है, कविता पढ़ा है, कविता में से ढूंढ ढूंढ कर हमें बताना होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि फसल किसका गुणधर्म है, तो बोलेंगे मिश्रित मिट्टी का, मिले हुए मिट्टी का, ठीक है, मिले हुए मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बढ़े क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि फसल किसका रूपांतर है, ठीक है, फसल किसका रूपांतर है, तो बोलेंगे सूरज की किरणों का। अगर सनलाइट नहीं होगा, है ना, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको विज्ञान नहीं पढ़नी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग के पास जब सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण भी तो नहीं होता है ना। तो पूछा गया है कि फसल किसका रूपांतर है, तो बोलेंगे फसल सूरज की किरणों का
रूपांतर है। अगर ये नहीं होगा तो फसल हमारा उत्पादित नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है सूरदास की काव्य भाषा क्या है। ठीक है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है, वो किस भाषा में लिखते हैं, तो बोलेंगे ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या पूछा गया हमसे, तो 26 में हमसे पूछा गया यहाँ पर कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। ठीक है, एक तरह से व्यंग की बात है, ये किसका बात है, तो बोलेंगे व्यंग की बात है, ये व्यंग की बात है। ठीक, तो गोपियों ने भाग्यवान किसे कहा है, उद्धव को कहा है। उन्होंने कहा उद्धव से, हे उद्धव, आप ईश्वर के पास रहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी आप कितने बड़भागी हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, इसका नाम है, शीर्षक है इस पद का, हम लोग बोलेंगे उद्धव हो तुम अति बड़भागी। ठीक है, उद्धव हो तुम अति बड़भागी, यानी उद्धव को उन्होंने बड़भागी कहा है, भाग्यवान कहा है। ठीक है, किसने कहा है, गोपियों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उद्धव। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। उत्साह कविता में कवि ने किसे, तो बादल को गरजने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यह पंक्ति जो है किस कविता की है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो हमारा पद किसका है, ये पद। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक। तो हमारे पास पहले पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर पूछा भी गया है, बोला सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद 29 से लेकर 32 यानी 4 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं। इन चारों प्रश्नों का जवाब हमें देना होगा, तो 4 मार्क्स हमें बड़े ही आसानी से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी स्तब्ध रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था और हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, यानी चश्मे वाली नेताजी का चश्मा। अब इतना पढ़ने के बाद हमें ये बात ना समझ में आई कि चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब है हमने सही से पढ़ाई नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद, गद्यांश पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, ये पठित गद्यांश है। ठीक है, यानी इतना बात क्लियर हो गया है। अब इसमें बोला है कि अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता। मतलब फेरी लगाने का मतलब क्या होता है, दूर दूर चलकर घूम घूम कर बेचना। ठीक है, घर घर जाकर बेचना, तो फेरी लगाता। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही वास्तविक नाम है क्या इसका। तो कभी कभी होता है किसी किसी का नाम हो सकता है ऐसा, तो जरूरी नहीं है कि वो नाम उसकी पहचान है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया वकील सिंह, सपोज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, किसी का नाम हो गया वकील सिंह, ये नाम है उसका, तो हमारे भारत के संदर्भ में कोई भी नाम संभव है, इसका मतलब नहीं कि वो वकील हमारा हो गया। किसी का नाम होता है विद्वान सिंह, किसी का नाम होता है भगवान सिंह, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका कर्म है, ये उसका प्रोफेशन है, नहीं, ये नाम हो सकता है। तो इसे जब कैप्टन कहते थे तो जरूरी नहीं है कि वास्तव में वो कैप्टन है या वास्तव में उसका वास्तविक नाम कैप्टन है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखेंगे पैसेज पढ़ने के बाद, कुछ आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बोला है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास लिखा गया है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हलदार साहब को पान वाले के एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। ठीक है, पान वाले के द्वारा, है ना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, है ना, यानी पान वाले मजाक उड़ा रहा था किनका, नेताजी का, है ना, नेताजी का। ठीक है, नेताजी, ये चैप्टर का नाम ही है नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, यही तो कैप्टन था, यही था कैप्टन। ठीक है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे हलदार साहब है, लेखक है, पान वाला है, लेकिन जो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था वही कौन था, कैप्टन था। ठीक है, कैप्टन काम क्या करता था, क्या बेचता था, फल सब्जी या फिर कपड़ा, तो करेक्ट आंसर है चश्मा बेचता था। ठीक है, कैप्टन क्या बेचता था, चश्मा, यानी 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें बोला है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा चित्र है। ये क्या है, एक तरह का रेखा चित्र है, मानव सभ्यता पर एक रेखा चित्र है। जब उनका बेटा मरा, ठीक है, जब उनका बेटा मरा तो वो रो नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, उनकी आत्मा भी दुखी नहीं थी। उनका बस ये कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो क्या कर रहे थे, गा रहे थे, प्रसन्न मुद्रा में थे वो। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है थोड़ा सा साधु संत विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो यह किस प्रकार का पाठ है, तो बोलेंगे रेखा चित्र है। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, बोलेंगे मंझोले कद के आदमी थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत का कैरेक्टर हमसे पूछा गया है कि किस कद के आदमी थे, तो क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे मंझोले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में हमसे पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे, कबीर को मानते थे। बाकी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत सबसे पहले कहाँ जाते थे, अपना फसल जब उत्पादन होता था, उनका जब फसल उत्पादन होता था तो सबसे पहले इनको चढ़ावा चढ़ाने कहाँ जाते थे, कबीर मठ जाते थे, और वहां से जो उनको वापस अनाज मिलती थी उसका प्रयोग करते थे वो अपने खाने के लिए, या कह सकते हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करके लाते थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है अपना साहब यानी अपना मालिक, अपना देवता, या कह सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ अपना किसको मानते थे, तो वो मानते थे कबीरदास को। ठीक है, तो वो साहब किसको मानते थे, तो बोलेंगे कबीरदास को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना है उसका चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो जिस दिन उसका बेटा मरा। कैसे देखा गया, कि जब उनका बेटा मरा तो बाल गोविंद भगत दुखी नहीं हुए, बल्कि वो गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे। ठीक है, तो इस दिन उनका जो है संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। कब, जब उनका बेटा मरा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 से 40 तक हम लोग को सवाल के जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें इस पदांश को, इस गद्यांश को पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वरना ये 4 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। अब एक लाइन पढ़ने के बाद जिसे न समझ में आया, या तो वो पढ़ा नहीं है, या तो क्या ही बोलेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। मतलब ये बहुत आसान है, इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए। ये हमारा कृतिका बुक से है, माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल, इस चैप्टर का नाम क्या है, माता का आंचल। और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो हम लोग बोलेंगे शिवपूजन सहाय है। इसके लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। तो हम रोने लगते और बाबू जिस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथना यानी उसमें डुबो देना, उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। ठीक है, तो ये किससे है, तो बोलेंगे ये माता का आंचल से है। चैप्टर का नाम क्या, माता का आंचल। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर है शिवपूजन सहाय। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टू द पॉइंट, शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। सरसों का तेल को बोलते हैं। कड़वा तेल किसको लोग बोलते हैं, सरसों का तेल कहते हैं। झारखंड बिहार में तो आमतौर पर अक्सर यही चलता भी है। ठीक है, तो सरसों तेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कड़वा तेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लेखक की माँ है, ठीक है, लेखक की माँ, तो लेखक की माँ जो है वो काजल कहाँ लगाती थी। ठीक है, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाभि और ललाट पर। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आंसर, नाभि और ललाट पर। नेक्स्ट है लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे, तो करेक्ट आंसर है बाबूजी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाबूजी, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। इसमें पूछा गया था माँ काजल कहाँ लगाती थी, बोलेंगे नाभि और लीलार में। इसमें पूछा गया है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, तो बोलेंगे बाबूजी की गोद में। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पे आज हमने कवर किया हुआ है और ये हमारा प्रीवियस पेपर है दोस्तों। ये हमारे पास है PYQ, ठीक है, 2022 में पूछा गया एज इट इज प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, एज इट इज वही प्रश्न आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे 40 में किन दोस्तों का 40 में 40 आता है और किनको कुछ गलतियां हुई हैं। जिनको कुछ गलतियां हुई हैं उनको गलतियां सुधारने की जरूरत है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो का सीरीज कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 40 में 40 क्वेश्चन किए। आज हमने डिस्कस किया आपके साथ HNA हिंदी का पेपर, और इसी तरह से करके एक एक सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिर मान लीजिए आपका SST हो गया, फिर आपका साइंस हो गया। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विल बी डिस्कस हियर। सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सारा सब्जेक्टिव मतलब MCQ के साथ साथ, ठीक है, जो आपका MCQ है, जो आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, MCQ है और जो आपका सब्जेक्टिव है, सारे पेपर यहाँ पे वीडियो सीरीज के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छूटना चाहिए। ये आपका आखिरी मौका है। आज आपके पास 1 नवंबर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग के पास मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो जो करना है एकदम जी जान लगा के झोंक देना है, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहाँ पे करते हैं फिनिश। बाकी अब नए वीडियो के लिए आप चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और पर डे इसमें डेली ही डेली आपके पास नए नए सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स डिस्कस होते रहेंगे। चलिए तो आज वीडियो को करते हैं फिनिश। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।